हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी जो है आपका, हम लगातार आपको एनसीईआरटी सीरीज करा रहे हैं। लगातार आपको एनसीईआरटी सीरीज करवाया जा रहा है। तो हम 6 और 7 को कवर कर चुके हैं, जो आपका भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है। आज जो कक्षा 8 का, कक्षा 6 और 7 का समाप्त हो चुका है। कक्षा 8 का ये पहला सेशन है, जिसमें टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। सामाजिक विज्ञान और संसाधन और विकास के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला है संसाधन। निम्नलिखित में कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? कौन सा कथन आपको बताना है। पहला कथन है किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार। दूसरा है किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। तीसरा है किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। उपयुक्त में सभी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सतपोषणीय विकास को परिभाषित करता है? इनमें से कौन सा जो है सतपोषणीय विकास को पहला है आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोग के बीच समान रूप से वितरण। तीसरा है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। चौथा में संसाधनों को पर्याप्त दोहन ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति हो सके। तो क्या है, नीचे दिए में कौन सा कथन सतपोषणीय विकास को परिभाषित करता है? तो सी जो है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण को संतुलन बनाए रखे। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने आ गया। संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। दूसरा है, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। इनमें कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो वे संसाधन जिनकी मात्राएं ज्ञात होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। ये आपका राइट है। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती उन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन है? मृदा, चट्टाने, बीज, खनिज। केवल 2 4, केवल 1 2 4, केवल 4 या 1 2 3 4। कौन सा जो है अजैव संसाधन है? तो मृदा, चट्टाने और खनिज। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन जीवन संसाधन। टॉपिक क्या है? टॉपिक 2 में है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन जीवन संसाधन। पहला है, मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। दूसरा है, वनस्पति प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, उच्च तुंगा और ढाल मृदा परिक्षितिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। क्या है इसका राइट आंसर? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3, उपयुक्त में सभी। तो क्या होगा राइट आंसर? केवल 1 2 मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वनस्पति प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग,
वेदिका फॉर्म समोच्च रेखीय जुताई। कौन सा जो है विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वेदिका फॉर्म सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पहाड़ी ढालों पे मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, मिलिचिंग विधि, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो सबसे अच्छा उपयुक्त जो है समोच्च रेखीय जुताई, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? नदियों का प्रदूषित जल, अम्लीय वर्षा, गीदों के अत्यधिक शिकार, डिक्लोफिनेक एस्पिरिन जैसी कीड़ानाशक दवा। गिद्ध के लुप्त होने का जो कारण है डिक्लोफिनेक एस्पिरिन जैसी कीड़ानाशक दवा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों को एक श्रृंखला जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए इरादे से बनाया गया है। उपयुक्त में किसको निरूपित करता है? मतलब यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों एवं श्रृंखलाओं के संरक्षण के लिए विकास के बीच संबंध में प्रदर्शित करने के लिए इरादे से बनाया गया है। इनमें से किसे ये करता है? राष्ट्रीय उद्यान को, जैव मंडल निश्चय, बायोस्फीयर रिजर्व को, या वन्यजीव अभ्यारण्य को, या वनस्पति उद्यान को? क्या होगा इसमें से राइट आंसर? तो जैव मंडल निश्चय, बायोस्फीयर रिजर्व को, तो बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। आगे है, वर्तमान और भविष्य के पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों को पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्तमान और भविष्य के पीढ़ी के लिए एक से अधिक जो पारितंत्र की पारिस्थितिक की रक्षा निर्धारित करने के प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैव मंडल निश्चय, चिड़ियाघर, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त वन प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह विभिन्न देशों के सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षी अवैध व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा? संकटग्रस्त वन प्राणी जात वनस्पति जात के अंतर्राष्ट्रीय के लिए तो एक और दो दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, खनिज और शक्ति संसाधन। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है किस विधि का प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के धरातल के नीचे निकालने के लिए। ऑप्शन में है प्रवेदन, कुपकी खनन, विवृति खनन, आखनन। तो क्या होगा राइट आंसर? प्रवेदन, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज किन सेल समूह में पाया जाता है? आग्नेय एवं अपसादी में, कांतरिक एवं अपसादी में, आग्नेय एवं कांतरिक में, उपयुक्त में तीनों। तो धात्विक खनिज किन समूह में पाया जाता है? आग्नेय एवं कायांतरित में, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, अधात्विक खनिज अपसादी सेल समूह में पाए जाते हैं। दूसरा है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कांतित चट्टान के नीचे पाए जाते हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों,
न तो एक न तो दो। तो राइट आंसर होगा केवल एक जो है अत्यधिक खनिज अपसादी सेल समूह में पाए जाते हैं, केवल एक सही है। मैदान और नवीन बलित पर्वत में अपसादी सेल समूह अत्यधिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको काला सोना कहा जाता है? कोयला को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, चूना पत्थर को, अभ्रक को। तो किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। फुट से जवाब देना है 1 2 3। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 2, उपयुक्त में सभी। इनमें से क्या होगा? राइट आंसर डी, उपयुक्त में सभी। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत के भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में भारत के भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में। फुट से जवाब देना है 1 2 होगा या 2 या 4 होगा या 2 या 3 होगा या 1 2 3 होगा। आपको बताना है कि इनमें से भारत के भूतापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ है, मतलब आपको बताना इसमें से कहाँ कहाँ है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी है और हिमाचल प्रदेश में। तो 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ है? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फास्ट करवा देते हैं। बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बायोगैस संयंत्र जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। दूसरा है बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। फुट से जवाब देना है केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। आपको बताना है राइट आंसर बायोगैस के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए जो है इनमें क्या बोला गया? सत्य बताना है। तो बायोगैस संयंत्र जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, ये आपका राइट है। केवल एक आपका राइट है। दूसरे में बोल रहा है कि बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, जो गलत है। जैविक अपशिष्ट जो है मृत पौधे से होता है। रसोई में अपशिष्ट ईंधन के बदले में जो बायो कहा जाता है, ये किसका होता है? मृत पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट पर गोबर के रसोई अपशिष्ट से ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था, ये आपको बताना है। ये फ्रांस में बनाया गया था। ये आपका राइट हो जाएगा। ये है इसका देख लीजिए कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है? नॉर्वे है। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा खनिज की विशेषता नहीं है? पहला है ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। दूसरा है इनका एक रासायनिक संगठन है। तीसरा है ये असामान्य होती है। चौथा है इनका वितरण असमान होता है। तो क्या होगा इसमें कौन नहीं है ये बताना। तो ये असामान्य होती है, इसलिए आपका नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य अभ्रक में प्रमुख उत्पादन नहीं है? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसमें कौन है जो नहीं है अभ्रक का? तो कर्नाटक नहीं है। ठीक है, भारत विश्व का अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये बात भी रखनी। कौन? भारत जो है अपना वो विश्व का अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आप आगे की ओर। तो आगे जो टॉपिक है वो आपका कृषि से है। तो 1 और 2 को देखिए और सही नीचे दिए कुछ का सही उत्तर दीजिए। पहला सेरीकल्चर सब्जी फूल और फलों की खेती, पीसी कल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर मत्स्य पालन की, हॉर्टिकल्चर रेशम की। इसमें आपको मिलान करना है। तो विटीकल्चर क्या? अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। तो हम अगर एक भी आपको आंसर आता रहेगा तो आप विटीकल्चर क्या? अंगूर की खेती। तो क्या सी का 2 क्या है? सी का 2। तो देखिए यहाँ सी का 2 में इसमें कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ ओनली डी है। डी जो है इसमें सी का 2 है।
है ना। तो आप ऐसे भी अगर आपको आएगा तो आंसर लगा सकते हो। तो एक का क्या है, 4 है, सेरीकल्चर वोडेशन कीट का है, ठीक है। पीसी कल्चर जो मत्स्य पालन का है, क्या है, मत्स्य पालन का है। और ये हॉर्टिकल्चर जो सब्जी फूल का है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। फिर से मिला देते हैं हम आपको। सेरीकल्चर क्या होता है आपका, रेशम की। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का होता है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर सब्जी की। डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सेरीकल्चर रेशम कीटों का वाणिज्य पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर वाणिज्य उपयोग सब्जियों फूल फलों की उगान। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, यहाँ है ऑप्शन है जैविक कृषि के संदर्भ नीचे दिए कथनों पर विचार। पहला, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत जो कम होती है, उसके साथ ही कृषकों की आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा व जैविक उत्पाद अधिक खड़े उतरते हैं। तीसरा, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतर किया जाता है। केवल एक दो, केवल मतलब तीन, केवल दो, उपयुक्त में सभी। कौन सा असत्य बोला गया है, ठीक है। तो ये जो तीन है, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतर किया जाता है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, केवल 3। नेक्स्ट है, गहन निर्वाण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस प्रकार की कृषि पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि में धान चावल मुख्य फसल होती है। यह कृषि दक्षिणी पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया संघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेश में प्रचलित है। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, उपयुक्त में सभी। इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, राइट है। इस प्रकार की कृषि में धान चावल मुख्य फसल होती है, ये भी राइट है। यह कृषि दक्षिणी पूर्व एशिया व पूर्वी एशिया संघन जनसंख्या वाले मानसून पर प्रचलित है, तो उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला है, आदिम निर्वाह कृषि, अस्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि में जो है अस्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि जो है। दूसरा है, भारत में उत्तरी पूर्व भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो केवल दो जो है भारत में उत्तरी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची से सम्मिलित करके सही उत्तर देना है। तो झूमिंग कृषि जो है वो उत्तरी पूर्वी भाग में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, उत्तरी पूर्व। मिल्पा जो होता है वो मोशिको में होता है। म से मिल्पा, म से मोशिको। रोका जो होता है वो ब्राज़ील में होता है। और लदाख जो होता है वो आपका मलेशिया में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ देख लीजिए, फिर मिला मिला के बीत दिया हुआ है। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राज़ील, लद्दाख मलेशिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं वाणिज्य कृषि के संदर्भ में सही है। पहला, वाणिज्य कृषि के में फसल उत्पादक और पशुपालन बाजार ध्यान रखकर किया जाता है। दूसरा है, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। तीसरा, वाणिज्य कृषि के में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्य अनाज कृषि शामिल है। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, उपयुक्त में सभी। क्या होगा राइट आंसर, उपयुक्त में सभी। क्या होगा, उपयुक्त में सभी। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार ध्यान रख के किया जाता है, सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। वाणिज्य कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्य अनाज में शामिल है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस कृषि की फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया शीतोष्ण घास के मैदान में इस प्रकार की कृषि प्रमुख क्षेत्र है। उपयुक्त प्रकार में कृषि का निरूपित करता है। निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्य कृषि। कौन सी कृषि के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये जो कथन है आपको किस कृषि के बारे में बताया जा रहा है। फिर से हम आपको पढ़ा देते हैं कि इस कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शीतोष्ण घास मैदान एक प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। इस उपयुक्त लक्षण में किस प्रकार की कृषि के निरूपित करता है। निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। तो ये क्या हो जाएगा, वाणिज्य अनाज। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों का विचार कीजिए। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं। तीसरा, इस कृषि में परिवहन जाल के विकास अनिवार्यता होती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, केवल दो तीन। तो कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। इस कृषि में मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। क्योंकि जो इसका जो है आपको
ये जो रोपण कृषि का जो है, रोपण कृषि का मुख्य विषय उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, और क्या बोला गया शीतोष्ण, ये आपका गलत है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो 2 आपका गलत है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, गहन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि। आपको बताना है राइट आंसर। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, चारे, फसलें उगाने, पशुपालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान चावल की कृषि के संबंधित नीचे दिए कथनों को कौन सा कथन असत्य है? यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। दूसरा, चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा, कल्याण, सोना, सोनालिका, राज 330, अर्जुन आदि चावल की प्रमुख किस्में। चौथा, ओस शरदकालीन, अमन शीतकालीन व बोरो ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल उत्पादित चावल की 3 फसलें। इनमें से असत्य आपको बताना है। तो ये जो असत्य क्या होगा? कल्याण, सोना, सोनालिका, 30-77 अर्जुन आदि चावल की प्रमुख इसमें ये आपका गलत होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये फिर किसका है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये जो है धान की, ये जो है कल्याण, सोना, सोनालिका गेहूं की प्रमुख के किस्में, ना कि धान की, किसकी है? गेहूं की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको बताना है कौन सी मिट्टी जो है, जलोढ़, काली मृदा, दोमट मृदा, लैटराइट मृदा। दोमट मृदा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीति के कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए कॉफी के लिए, इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें देखना है क्या सही है। इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 2, उपयुक्त में सभी। कौन सा सत्य है? इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, राइट है। इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनहरा रेशा अभिप्राय है पटसन से, कपास से, रेशम से, रेयान से। सुनहरा रेशा जो है वो किससे है? पटसन से है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरे में कह रहा है इसकी कृषि के लिए वर्षा भर संविदित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है, चाय की कृषि के लिए लैटराइट मृदा और मंड ढाल की आवश्यकता होती है। केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या केवल 1, 3। तो है, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण कटिबंधीय की आवश्यकता होती है, ये आपका सही है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर संविदित उच्च वर्षा की आवश्यकता, ये आपका गलत है। और चाय की कृषि के लिए लैटराइट मृदा और मंड ढाल की आवश्यकता होती है। और ये आप दो पूछा गया कौन असत्य है, सॉरी कौन असत्य है ये पूछा गया, ना कि सत्य पूछा गया। तो चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर में समृद्ध उच्च वर्षा आवश्यकता, ये आपका सही है। और फिर गलत जो है आपका क्या है? गलत है, चाय की कृषि के लिए लैटराइट मृदा को मंड ढाल में आवश्यकता, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका क्या राइट आंसर, सॉरी 1 और 3 आपका गलत है। कथन 1 और 3 सत्य है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर में समृद्ध उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए सुअभावित दोमट मृदा और मंड ढाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है उद्योग। निम्नलिखित में किस उद्योग में प्राथमिक उद्योग कहते हैं? इनमें से कौन सा उद्योग को प्राथमिक कहते हैं? कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित, समुद्र आधारित। कौन से को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? खनिज आधारित, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारक उद्योग में अवस्थित निर्धारित करता है कच्चे माल की आवश्यकता, परिवहन, बाजार, भूमि? केवल 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है अवस्थित निर्धारित करता है? तो कच्चे माल की उपलब्धता भी, परिवहन भी, बाजार भी, भूमि भी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहने की, अच्छा ये एक और क्वेश्चन है उसको हम करवा के इस यहाँ क्लोज करते हैं। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? दिसंबर 1984 में, जून 1984 में, सितंबर 1985 में, जुलाई 1985 में। तो ये कब घटी थी आपको बताना है। तो दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित हुई थी, ये बात याद रखिएगा, ये आपका राइट होगा। दोस्तों ये सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। कल इससे आगे का हम आपको करवाएंगे, कल पार्ट 2 में हम इसको आगे का आपको करवा देंगे।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।